जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम क्लास 12th जो NCERT प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम क्लास 12th की प्रैक्टिस करेंगे हिस्ट्री की। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? क्वेश्चन है आपका, जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? तो बात करें अगर हम जातक कथाएं की, तो जातक और दूसरा है आपका पंचतंत्र। जातक और पंचतंत्र ये दोनों कथाएं आपकी वर्णित की गई है पाली लैंग्वेज में। किसमें? पाली में। जातक और पंचतंत्र जैसे कथाओं में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने ये पता लगाया कि इनमें अनेक कथाओं के स्रोत का मौलिक किस्से कहानी है, जिनके बाद लिपिबद्ध किया गया है। तो जातक कथाएं जो है ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया है? मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया है? तो बात करें अगर हम, तो ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार की थी। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईस्वी पूर्व में इन मापदंडों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया था, जिसका संकलन लगभग 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2000 ईस्वी तक था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरुष सूतक जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का अंश शामिल है, किस वेद से संबंधित है? पुरुष सूतक। तो पुरुष सूतक जो है ये आपका ऋग्वेद से संबंधित है। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूतक मंत्र को उदित करते थे। तो पुरुष सूतक जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का अंश शामिल है, यह ऋग्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध संघ। तो पहला कथन है कि आरंभ में बुद्ध स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने के विरोध थे। जिन बौद्ध भिक्षाणियों ने निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्हें थेरी कहा गया। थेरी। तो देखिए, स्टार्टिंग में सिर्फ पुरुष ही संघ में शामिल हो सकते थे, लेकिन बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संग में आने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गोमती संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी थी। कौन? महाप्रजापति गौतमी संघ। तो प्रारंभ में बैन था, फिर इसका विरोध था, ये सही है। और बौद्ध भिक्षाओं को जो भिक्षुणियाँ होती थी उन्हें थेरी कहा गया। तो आपके दोनों के दोनों कथन क्या है? सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल बिरूनी। अल बिरूनी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा? अल बिरूनी। तो अल बिरूनी को अपने निर्धारित उद्देश्य से निर्हित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। उनमें से पहला अवरोध है उसका भाषा। भाषा, धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता। ठीक, ये दो चीजें उसे क्या करने लगी? समझने में अवरोध का सामना करना पड़ा था। क्लियर? और जो तीसरा अवरोध है ये इसके लिए अभिमान था। तो ये इसका सामना नहीं, तीसरा जो अवरोध है ये इसके लिए क्या था? उसके अनुसार से तीसरा अवरोध अभिमान था। यह रोचक बात है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल बिरूनी लगभग पूरी तरीके से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आरक्षित रहा। तो ऑप्शन बी 1 और 2। इब्न बतूता द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन बताएं। कौन सा सत्य है इब्न बतूता द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन में?
भारत में दो प्रकार की डाक व्यवस्था है। अर्श डाक व्यवस्था, जिसमें उलक कहा जाता है। तो डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है कि भारत में दो प्रकार की डाक व्यवस्था है। अर्श डाक व्यवस्था, जिसमें उलक कहा जाता है, हर 4 मील की दूरी पर यह स्थापित राजकीय घोड़े द्वारा चलित होती थी। तो ये तो कथन सही है, ये राजकीय घोड़े द्वारा चलित होती थी आपके, ठीक है। और पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था। पैदल डाक व्यवस्था जो होती थी वह प्रति 3 मील अवस्थान होते थे, इसे दावा कहा जाता था। यहाँ 1 मील का 1/3 होता था और हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता था। पैदल डाक व्यवस्था आर्ष डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी। तो तीनों के तीनों कथन आपके सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी? तो बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवल्स इन फ्रांसवा बर्नियर का जो एक ग्रंथ है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर अपने ग्रहण प्रशिक्षण और चिंतन के लिए उल्लेखनीय है, ठीक है। तो ये किसने लिखी थी? फ्रांसवा बर्नियर ने। प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया? प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो ये विकसित किया था मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है। बर्नियर के विवरण ने 18वीं शताब्दी में पश्चिमी विचारों को प्रभावित किया। उदाहरण के तौर पर फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने अपने सिद्धांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया था। तो प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कौन सा कथन आपका सत्य है। मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। दासों का इस्तेमाल मुखबिरी में किया जाता था। बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा था। तो देखिए, ये तो सही है, बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा था। दासों का इस्तेमाल मुखबिरी में किया जाता था और मध्यकालीन में भारत में दासों का व्यापार स्लेवरीज का हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश राज था तो ये चीज़ें बहुत देखने को मिली थी। मध्यकालीन की बात हो रहा है, हाँ, यहाँ पे भी हुआ था और ब्रिटिशर्स में भी हुआ था। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। वीर शैव परंपरा के संबंध में, इसका उद्भव 13वीं शताब्दी कर्नाटका में हुआ था। ये कथन आपका गलत है, ये 13वीं में नहीं हुआ था, ये 12वीं शताब्दी में हुआ था। 12वीं शताब्दी कर्नाटका के एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ था जिसका नाम है वीर शैव परंपरा, ठीक है। वे अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। हाँ, ये कथन आपका सही है। पहला कथन आपका गलत है, 13वीं नहीं होगा, 12वीं शताब्दी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्यकाल में मलाबार तट पर बसे मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्यकाल में मलाबार तट पर बसे मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन सत्य है। वे स्थानीय मलयालम भाषा में भाषा को अपनाया। वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया। हाँ, कि स्थानीय आचारों जैसे मृत्तिकालीनता को ना अपनाकर पितृसत्ता के विचारों पर बल दिया। उन्होंने मात्र कुलीनता को बल ना देकर पितृसत्ता के विचारों को बल दिया। अरब मुसलमान जो थे वह व्यापारी जो मालाबार तट, केरल
के किनारे बसे उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया बल्कि उन्होंने स्थानीय आचारों जैसे मातृगृहता को भी अपनाया। तो यहाँ लिखा है उन्होंने मातृगृहता को नहीं अपनाया, ये गलत हो जाएगा। उन्होंने मातृकुलता को अपनाया था। वह मलयालम भाषा सीखे थे क्योंकि मालाबार तट केरल में आके वह बस गए थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ना लिखा है, यहाँ पे होगा उन्होंने मातृकुलता को अपनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सूफी मत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूफी मत और कौन सा कथन आपका सत्य है ये भी बताइएगा। ठीक है, तो इन्होंने धर्मचारों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्यवस्था की आलोचना की थी। सूफी मत ने, सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर की। इस्लाम की जो आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विशेष शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों को रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। इन्हें सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परंपराओं, परिभाषाओं तथा धर्मचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या का आलोचन किया था। तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा, सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपनी निजी अनुभव के आधार पर किया था। तो दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। किस सिख गुरु की रचना को अंतिम रूप से शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया? गुरु ग्रंथ साहिब। किस सिख गुरु की रचना को अंतिम रूप से शामिल करके सिखों के धार्मिक ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया? तो बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुगठित करने के लिए और अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक चिह्नित किया। पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी को आदि ग्रंथ साहब में संकलित किया और इनको कुर्बानी कहा जाता है। अनेक भाषाओं में रचे गए हैं। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु गुरु टेक बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया। तो इसी ग्रंथ को हम गुरु ग्रंथ कहते हैं। तो यह गुरु ग्रंथ किस गुरु की रचनाओं का अंतिम रूप से शामिल किया गया था? तो अंतिम रूप से शामिल किसका किया गया था? 9वें गुरु। कौन? गुरु टेक बहादुर। 9वें गुरु की रचनाओं को इसमें शामिल किया गया था। क्लियर? ये 9वें गुरु थे। 9th। ठीक है, 10वें गुरु कौन थे? ये गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। मीरा के गुरु कौन थे? मीरा के गुरु कौन थे? कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे। ठीक है, जो एक चमत्कार था। इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हम्पी के भगवास की खोज किसने की? हम्पी के भगवास की खोज किसने की? तो हम्पी के भगवास की खोज किसने की? तो यह खोज आपकी की गई थी वर्ष 1800 ईस्वी में। हम्पी के भगवास की खोज 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिंग, ठीक है, ऑप्शन बी, कॉलिन मैकेंजी के द्वारा ये खोज की गई थी। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत था। कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर किस नगर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर किस नगर की स्थापना की थी? तो नगलपुरम की स्थापना की थी। क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चंस आपके किए
और ये जो 30 क्वेश्चन मतलब 30 क्वेश्चन टोटल हमने किया है, और एक दिन में मैं आपको एक पेज पे जितने क्वेश्चंस होंगे उतने के उतने क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।